फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के नतीजे आ गए, किसने कबूल किया किसने नहीं कबूल किया एक अलग चैप्टर, लेकिन जो भी हुकूमत साजी की तरफ बढ़ती हुई सूरत हाल है, आवाम को उम्मीदें क्या है, जो भी हुकूमत बनाए वो कोई भी बनाए, आवाम क्या उम्मीद लगाए बैठे है कि आया हुकूमत जो भी बनाएगा उससे वो क्या इस वक्त तवक्कुआत लिए हुए हैं, या वो क्या चाहते हैं कि कौन हुकूमत बनाए तो उससे क्या तवक्कुआत हैं। जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं ताल अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम नून वाज़िया नज़र आ रही है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून ही सूबे के अंदर पहली खातून वज़ीर आला के साथ मैदान में आने को तैयार है। आवाम क्या चाहती है, क्योंकि रमज़ान एक पहला टारगेट होगा कि रमज़ान मुबारक में जहाँ बहुत सारी सहूलियात मुयस्सर आती हैं, तो क्या इस रमज़ान मुबारक के अंदर ये सहूलियात मुयस्सर आएंगी, आवाम राज़ी होगी, आवाम को सहूलियात मिल सकेंगी। इस हवाले से सवाल जवाब जो हैं वो आवाम के साथ ही होंगे और आवाम से पूछा जाएगा कि आया वो सेटिस्फाई नज़र आते हैं कि कुछ मिल सकेगा, क्योंकि इस सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह भी होंगी और कुछ मुख्तलिफ भी होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मिलत रोड। क्या करते हैं? सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या लग रहा है गवर्नमेंट जो भी है, मैं किसी जमात का नाम नहीं ले रहा, तो आवाम को क्या उम्मीद है, चाहिए कि आवाम को जो भी है वो क्या करे? जी अवाम ने तो फैसला दे देता, हाँ वो दे दिए, वोट पा के दस देता। मैं कह रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आ जाए, आप नाम नहीं, हम किसी का भी लेते हैं, मैं पहले भी इलेक्शन से पहले सर्वे करता रहा, तो मैं ये कहता लोग क्या चाहते हैं, तो अब लोग क्या चाहते हैं? लोग क्या चाहते हैं, ये तो सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन थोड़ा ही हुआ है। ठीक हो गया, सिलेक्शन हो गया, उन्होंने पहले किया हुआ है जो कुछ करना था। ये हमें अवाम का नुकसान किया है, 2-4 करोड़ रुपया लगाया है इलेक्शन पे, ये ना लगाते, ये पहले कर देते फलां बस। ये 2-4 करोड़ नहीं अरबों लग गए हैं। चलो ये आप महंगा तरीन इलेक्शन हो गया, हम अनपढ़ आदमी है ना इसलिए। लेकिन आप चाहते हैं कि वो ना आए जिनका आप। सर जी कोई भी आए अवाम के लिए बेहतर आए, यही मैं पूछ रहा हूँ। अवाम ने फैसला दे दिया है, आगे मेरे अल्लाह की मर्जी। आगे अल्लाह की मैं बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब? ड्राई पोर्ट। जॉब तो मैं भी करता हूँ ना। कार्गो। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जो भी अब गवर्नमेंट आए, देखें अवाम ने वोट डाल दिया, किसके पास कितने नंबर है हम इसे डिस्कस ही नहीं करते, हम ये कहते हैं कौन आए जो भी आए क्या मुतालबा है, वो क्या करें जो अवाम के लिए कुछ। देखिए जी मेरे ख्याल में तो मैंडेट के हिसाब से होना चाहिए कि जो अवाम ने फैसला दिया उसको कबूल करना वो तो होना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर हम अवाम के अपोजिट जाएंगे तो फिर कल को वही प्रॉब्लम। लेकिन देखें ना, इसमें ये होता है ना कि कुछ गवर्नमेंट और कुछ हुकूमतें मिलकर बना लेती हैं। जैसे पिछली बार 2018 में पीटीआई ने आज़ाद उम्मीदवार मिलाए थे, नंबर ज़्यादा कर लिए थे, इस बार नून लीग आज़ाद को मिला के नंबर ज़्यादा कर लेगी, ये तो चलता रहता है। लेकिन अवाम क्या सोचती है, जो भी है क्या करे? अवाम ने अगली उम्मीद ये लगाई हुई थी कि हमारी जो एजुकेशन, हमारी जो सेहत है, 35-40 साल से हम जो चीज़ हमें जो मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली, वो मिले। अवाम उस उम्मीद पे बैठी हुई थी, उस उम्मीद पे उन्होंने कहा था कि शायद हुकूमत चेंज हो जाए तो खान की वजह से जो भी है हमें ये चीज़ें मिले, वहाँ के वो नहीं मिले, वो उम्मीद टूटी हुई है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो फैसला सुना दिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं भी जॉब करता हूँ फैसलाबाद। आप क्या समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो क्या करे? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारा जो खान ने पैगाम दिया है, एजुकेशन होगा तो सब कुछ होगा। अवाम को शऊर इतना आ गया है, इस बार आपने देखा है कि कैसे घर से लोगों ने निकल के वोट डाला है, लेकिन जो ज़बरदस्ती हम हमारे सर पे मुसल्लत कर रहे हैं, हम इस बात को नहीं मानते। वो अवाम नहीं मानती। चल बहुत शुक्रिया आपका। यार रिक्शा वाले अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह आपने विक से रिक्शा रजिस्टर करवा लिया है, अच्छी बात है। क्या कहते हैं कि कोई भी जो गवर्नमेंट आ रही है उसे क्या करना चाहिए? करना तो यही चाहिए भी बस ना, तो महंगाई में कम होनी चाहिए। लगता है उम्मीद है? हाँ जी देखो जी इंशाल्लाह उम्मीद तो है जी। कुछ साहब अगर आ जाते हैं या पीटीआई का कोई आ जाता है तो बाजी कोई भी आ जाए, बस महंगाई कम होनी चाहिए, गरीब आदमी को रोटी मिलनी चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। रोज़गार मिलना चाहिए, जो भी आए जहाँ से भी आए अवाम को कोई रिलीफ दे सके। अस्सलाम वालेकुम। कब से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 7-8 साल। 7-8 से। क्या कुछ बना लिया? कुछ भी नहीं बनाया। तो बेच क्या दिया? बेच सब कुछ लिया इस रिक्शे की चलाने के बावजूद। हाँ जो भी गवर्नमेंट यही इतनी है, क्या करें अब जो गवर्नमेंट कितने बच्चे हैं? 3। क्या पढ़ते भी हैं? हाँ पढ़ते हैं। अच्छा, अब जो भी गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन तो हो गए हैं, पहले पूछते थे इलेक्शन होंगे, लोग कहते नहीं, फिर कहते हो गए हैं। अब जो भी गवर्नमेंट आएगी क्या मुतालबा, क्या उन्हें करना चाहिए? मुतालबा हमारा इनसे कोई भी नहीं है, मुतालबा ये है कि ये सब मिलके ना अपने मुल्क को आगे लेके जाएं, बस हमारा ये कहना कि सारे मिल जाएं जो जिस जमात से भी है। हाँ वो ईमान से करें ना काम, अपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना, पीछे जा रहा है दिन ब दिन और गरीब बंदे के लिए मुश्किल बढ़ रही है। चलिए बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं जी जो जहाँ से भी आया, जैसे भी आया,
इस वक्त आवाम के लिए मिल बैठना चाहिए और मिल के आगे जो है वो बढ़ना चाहिए ताकि इस मुल्क का कुछ तकदीर जो है बदल सके। एक और दोस्त हैं गाड़ी में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक? क्या करते हैं? मैकेनिक। आप तो फिर रोज़ बड़ी बड़ी दुनिया से मिलते होंगे, क्योंकि लोग अपने दुखड़े भी बयान करते हैं जब ज़्यादा पैसे लग जाते हैं गाड़ी पे। ये मुल्क भी एक गाड़ी है। अब ये आप जैसे एक मैकेनिक आ रहे हैं न्यू, तो आपको क्या उम्मीद है, उन्हें क्या करना चाहिए आगे? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना, मायूसी तो हमारे दीन में भी कुफर है। उम्मीद तो सानू सुनदे 20 साल हो गए हैं, ਇਹ ਫਿਰ 75 साल ही हो गए। लेकिन ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆ। लेकिन चले हम अगर आपसे ये पूछेंगे क्या चीज़ें हैं जो बुनियादी हर एक के लिए सही होनी चाहिए, वो कोई भी जो भी आए? ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੋੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਤਾਤਾ। ये अल्लाह ने करना है, अल्लाह के हुक्म में इंशाअल्लाह फिर दोबारा फिर आएंगे सारे। चले जी, वो कह रहे हैं जिस उनको दोबारा आना चाहिए। इनका मुतालबा कि चीज़ों के अंदर कुछ सुकून, क्योंकि बेशतर लोगों का यहाँ मौक़िफ़ था कि लोग जो हैं वो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, उनको रिलीफ चाहिए, उनको आसानी चाहिए, उनको रिलीफ ऐसा चाहिए कि वो अब उनका भी ये कहना है कि जो जमात जीती है उसको मैंडेट दिया जाए। बेशतर लोगों का ये कहना है कि मैंडेट के साथ इंसाफ नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान में पहले भी ये हुआ है कि जिसके पास मैंडेट, जिसके पास नंबर गेम पूरी होती है वो आगे चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। गाड़ी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਪਈ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰ ਕਰਨ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਜਾ ਹੀ ਆ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ। ਫਿਰ मतलब आवाम राजी हाँ जी, फिर तो यही मैं कहना उम्मीद, पर उम्मीद नहीं कह रहे हैं हमें कोई उम्मीद नहीं है और हमें कोई इससे ये खातर ख्वाह नताइज निकलते नहीं नज़र आ रहे कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो सकेगी। लेकिन फिर भी उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम हो, कहते हैं हमारी तो उम्मीद ही टूट गई है। या बेशतर लोग महंगाई की चक्की में पिसते आगे तो बढ़ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आवाम मुतालबा किए हुए है कि महंगाई और ख़ास तौर पर बुनियादी सहूलियात जो हैं आवाम को मुयस्सर आनी चाहिए। तालीम, सेहत और इसके साथ साथ एक पुरअमन मुआशरा आवाम का हक है, आवाम की बुनियादी राइट्स में से है, उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के अंदर दोबारा आपको वेलकम बैक कहते हैं। लेकिन इस वक्त अब सवाल सबसे बड़ा है कि हुकूमत साजी के मराहल जब तय होते हैं तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट या सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद जो है वो बिज़नेस कम्यूनिटी होती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, क्योंकि अगर देखें तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और ये सब बैठ के भी मिसाक मईशत की बात करते नज़र आए। दूसरी तरफ से मिसाक मईशत की बात हुई तो मिसाक मईशत की जब बात होगी तो कारोबारी अफराद से भी बात करेंगे। और हम फैसलाबाद से एक ऐसे शख्स को हमने इंतखाब किया है जो कारोबारी भी है और सियासी बसीरत भी रखता है, ताकि चीज़ों को बड़ा ओपनली आपके सामने रखे, ताकि नाज़रीन को समझ आ सके कि कारोबार और सियासत का क्या जोड़ है और इसके असरात एक दूसरे के ऊपर कितने मुरतब होते हैं। शाह जी मौजूद हैं, सैयद ज़िया आलमदार जो कि मरूफ एक्सपोर्टर हैं, साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं और सियासी शौक़ भी बहुत सारे रखते हैं। शाह जी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते कैसे देखते हैं हुकूमत साजी के मराहल काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं, हुकूमत की तरफ सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, कौन कहाँ आएगा वो भी क्लियर हो गया, क्या लग क्या रहा है इस वक्त आपको कि इस सब सूरत हाल से अब हमें निकलने के लिए क्या करना होगा? क्या चीज़ें आपको आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं या एक दूसरे को मिल बैठने का कह रहे हैं तो कोई एक नहीं रिज़ल्ट मानता, फिर मौलाना साहब ने भी मानने से इनकार किया है, तो किस करवट ये ऊँट बैठता नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं समझता हूँ कि जी इलेक्शन बहुत बड़ी डिमांड थी, अवाम खुश थी, अवाम ने अपना भरपूर मैंडेट दिया, लेकिन इस वक्त पूरी की पूरी स्वाय एक लीग के जितने भी पार्टी या स्टेक होल्डर हैं वो सब परेशान हैं। आपके सामने मैं रात खबरों में देख रहा था, जियो पे वो बता रहे थे कि भाई पूरी की पूरी जो है बलूचिस्तान की जितनी रोड्स हैं वो बंद पड़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जो वेव आ रही है वो भी आपके सामने है। पंजाब में लाहौर की जितने भी लोग जीते हैं या हारे हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं है। इस्लामाबाद से भी सेम स्टोरी है, पिंडी से भी यही स्टोरी है। तो मैं सब समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सारे के सारे एक ऐसी आवाम को वेव आनी चाहिए जिसके साथ मुल्क में अमन हो।
इलेक्शन करवाया इसलिए जाता है कि जो एक टीम है जिसको 5 साल देते हैं कि वो एक काम करे, उसका एक इम्तिहान होता है कि क्या उसने काम सही किया या गलत किया। अब ये जो इसके नतीजे में जो टीम बनाई जा रही है, ये मैं समझता हूँ कि पीडीएम थी जो पहले, फिर ये पीडीएम 1.5 बनाई जो केयर टेकर थी। 1.5 की जो कारकर्दगी है वो 16 महीने की उनकी देख लें, ये 1 साल की इनकी देख लें। पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया है, बिजली कहाँ से कहाँ चली गई है। आज जो गैस के रेट ये बता रहे हैं उससे इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो ये पीडीएम 1, 1.5 और 2 बन रही है, और 2 भी मैं समझता हूँ कि उसमें भी बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं जो सेटिस्फाई नहीं है। वो जिस तरह आजकल पीपल पार्टी जो है वो भी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही, मौलाना फजल रहमान साहब भी इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। तो ये इस तरह की लूली लंगड़ी हुकूमत बना के आखिर ये किस तरह, ये वो टीम है जिस तरह हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया से भी हार रही है, न्यूजीलैंड से भी हार रही है, अब हम उसको कहते हैं कि आप फिर वही टीम की टांगों का ऑपरेशन वगैरह करके, तो उसको हमने कहा कि चल भाई अब फिर अब जो है खेलो। तो मैं समझता हूँ टीम बदलनी पड़ेगी। जो जेन्युइन स्टेक होल्डर हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्शन, ठीक है, जिसके ऊपर इमीडिएटली गवर्नमेंट को ये चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, और वो जितने फैसले हैं विद इन वीक करें, और जो लोग भी असल स्टेक होल्डर हैं कोई भी हो उसको ये हुकूमत देंगे, फिर ये लोग सेटिस्फाई होंगे। अदरवाइज़ जिस तरह बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में अनरेस्ट है, और बाकी पंजाब में भी आपके सामने अनरेस्ट है, तो मैं समझता हूँ कि इसको सबसे पहले इस इशू को सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। जी, कारोबार की तरफ थोड़ा सा आएंगे। कारोबारी अफराद अब एज आ बिजनेसमैन, एज एक्सपोर्टर क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चीज़ें जो अनरेस्ट आप कह रहे हैं इससे इफेक्ट कितनी हो रही हैं, क्योंकि गैस बिजली सब कुछ महंगा है। तो अब जो भी आ जाए अक्रॉस द बॉर्डर, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है कि उससे मुतालबात क्या होंगे कि अगर चीज़ों को स्मूथली लेके चलना है, इस मुल्क को लेके चलना है, चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की जा रही है, तो फिर होना क्या चाहिए? सर होना तो बिल्कुल ये चाहिए। देखें, पाकिस्तान की जो मेन डिफेंस है वो इकॉनमी है, और इकॉनमी जो है वो है एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी। हमने एक्सपोर्ट जो है वो आपके सामने है, कई बार बात कर चुके हैं कि पिछले साल भी 31 बिलियन डॉलर से 16% कम हो गई थी। इस साल भी, अभी आपने सारे फिगर्स देखे हैं, इस साल भी सेम पोजीशन है। तो पिछले साल का और इस साल का कोई फ़र्क ही नहीं है, और आगे वही टीम जो है वो फिर खेलेगी। तो हमें तो इनसे 1% भी सेटिस्फाई नहीं है। हाँ, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, हम जिस बांग्लादेश को हमने छोड़ा था उनसे सीख लेना चाहिए। उन्होंने क्या किया है, उनकी पॉलिसी हमने 10 बार कहा है वहाँ से पॉलिसी ले लें और वो पॉलिसी अडॉप्ट करके देख लें। आपने अभी जनरल डिस्कशन में भी बात हुई कि बांग्लादेश में इस वक्त 12 सेंट की है बिजली, हमारी जो है वो 20 सेंट की है, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे जो गैस है वो भी हमसे सस्ती है, यहाँ पे गैस भी महंगी है, आगे गैस की और प्राइस बढ़ाना चाह रहे हैं, इसी तरह बिजली की भी और बनाना चाह रहे हैं, कीमत बढ़ाना चाह रहे हैं। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन जो कि इस वक्त चल रही है, गोश्त के ऊपर हमें एतराज़ इसलिए होना चाहिए कि पहले एक बेंचमार्क था कि बड़ी गाड़ी 2400 सीसी की नहीं जाती थी, फिर उन्होंने उसको 2000 सीसी कर दिया कि जी ये बड़ी गाड़ी है, फिर उन्होंने 1600 सीसी कर दिया कि ये बड़ी गाड़ी है। अब मेजॉरिटी जो गाड़ी हैं वो 1500 सीसी से लेकर 1000 सीसी है। कल एक नई तजवीज़ ये केयर टेकर जाते हुए हमें दे रहे हैं कि जो लोग अफोर्ड करते हैं गाड़ी उस पर भी 25% जो है ड्यूटी लगा रहे हैं। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा ये जाते हुए इतने टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज कर जाएंगे कि हमें बाद में पता चलना है कि ये भी PDM 1.5 थी और इंशाल्लाह PDM 2 आ रही है। तो ये सारे मिल मिला के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है।
इंपोर्ट से हमारी मशीनरी आती है। इंपोर्ट में फिर एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, देखें मुल्क में अगर आपने इकोनॉमी जो है वो रिवाइवल करना है तो इंपोर्ट होती है, उस पर 52% पाकिस्तान को ड्यूटी जो है वो मिलती है। तो हमें टैक्स कलेक्शन में भी हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं रही। हमने यही जो $3 बिलियन IMF से लिया है, वही $3 बिलियन जो है वो हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। इसके अलावा जो फॉरेन रेमिटेंस है उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं कि वो जितनी कम हो गई हैं, और आगे लोग जो है वो पैसे भेज ही नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि दोबारा ये बिल्कुल चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी, ये मुल्क हमारा है, ये बिजनेसमैन जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैंने भी कोशिश की थी कि मैं किसी तरह असम्बली में जाऊँ, लेकिन हमारा दिस इज़ द पार्टी डिसीजन, वो कोई भी हो पार्टी, उसके जो लोग हैं उनको अपनी पार्टी के ऊपर रहना चाहिए, अपनी लीडरशिप की जो पार्टी के साथ उनकी जो मोहब्बत है वो करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुल्क उसी तरह चलेगा जब तक इंसाफ नहीं होगा, और इंसाफ यही है कि जिन लोगों की हुकूमत बनती है इन सेंस उनको दें, फिर वो जो भी फैसले करें लोग एक्सेप्ट करें। वो जो भी फैसले करें। सैयद ज़िया अलमदार मौजूद थे, बहुत तफसील के साथ वो बता रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग देख रहे हैं आगे मुस्तकबिल की तरफ, लेकिन मुस्तकबिल के वो कह रहे हैं कि हम एक उम्मीद के ऊपर तो कायम है दुनिया, लेकिन वो कह रहे हैं मैंडेट को सबोताश ना किया जाए, मैंडेट दिया जाए जिसका हक बनता है, ताकि चीज़ें स्मूथ रन के साथ आगे बढ़ सकें। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करें हुकूमत साजी के मराहिल पे। कारोबारी अफराद किस हद तक मुतमिन है, किस हद तक इम्पैक्ट उनके ऊपर आता नजर आया। फारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं जो कि साबिक सीनियर नायब सदर फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत के और मरूफ इम्पोर्टर भी हैं। फारूक भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब क्या देख रहे हैं, जब हुकूमत साजी के मराहिल देखें तो बिलाशुबा आप बिज़नेस पॉलिटिक्स के अंदर तो हैं, लेकिन जो मुल्की सियासत है उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं, क्योंकि इसके इम्पैक्ट सारी बिज़नेस कम्यूनिटी के ऊपर आता है। आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत साजी के मराहिल की तरफ अब भाड़ी हैं, इकदाम हो रहे हैं, अब होना क्या चाहिए? क्योंकि 2-2.5 साल से जो अदम इस्तेकाम है सियासी, उसका इम्पैक्ट दुनिया ने बहुत बुरी तरह पाकिस्तान के अंदर बेयर किया है। अब लोग, आप क्या उम्मीद रख रहे हैं आने वाले दिनों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल। देखें, पिछले 2 साल से बिज़नेस कम्युनिटी, ये मुल्क वो क्राइसिस का शिकार था, अदम इस्तेकाम था आपकी सियासी अवानों में भी, और सबसे ज़्यादा मुतासर अगर कोई पाकिस्तान में वो लोग हुए हैं तो वो बिज़नेस कम्युनिटी हुई है। वो यहाँ तक था का बिज़नेसमैन का सर्वाइवल भी इस मुल्क में मुश्किल हो गया था। देखें, एक प्रोसेस हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क में इलेक्शन हो गए, लोग ये भी ख्याल कर रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी से ये मराहिल से हमें निकाला है। पहला किला फतह हो गया। हाँ जी, हो गया। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस इलेक्शंस को हम फेयर इनफ इस सेंस भी कह सकते हैं कि जैसे लोग इस राय कायम कर रहे हैं कि ये इलेक्शन फेयर इनफ नहीं हुए, तो वो जो भी हारेगा उसने ये तो कहना है। हाँ, और दूसरी बात ये देखें कि अगर हम इस रिज़ल्ट्स को ओवरव्यू करें तो बहुत सारे बुर्ज उल्टे हैं। तो अगर ऐसा ही होना होता तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो बुर्ज उल्टे हैं वो उल्टते। बल्कि एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि इलेक्टेबल्स और पैसे की सियासत का एरेडिकेशन हुई है, जिसका फ़ायदा ये है कि कल जो लोगों से बिज़नेस कम्युनिटी से सोचा जाता था कि वो इन्वेस्टमेंट करें, उनको फ्यूचर में फ़ायदे मिलेंगे। हाँ। तो ये सब नेगेटिविटी एकदम रिमूव होती है, रिमूव भी हुई है। और मेरा ये ख्याल है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने ज़बरदस्त बातें की। उनकी एक अपना विजन है, अपनी एक सियासी जमात है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो फ़ैसला किया कि हम मिल के, और उन्होंने ये दावत भी दी, और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये दावत दी कि हम सब मिल के, इंक्लूडेड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ, PTI को भी उन्होंने दावत दी कि आप तमाम लोग हैं, ताकि हम इस मईशत को आगे लेके चलें, इस मुल्क को आगे लेके चलें। और जो मैं आपको बताऊँ, जो बिज़नेसमैन है वो यही चाहता है, वो इस मुल्क का इस्तेहकाम चाहता है, वो ये चाहता है कि ये जो माशी पॉलिसियाँ हैं वो किसी एक जमात जो है उसको ना बनाए, वो मिल के बनाई जाएँ। कोई भी आपको इस मुल्क को लीड करने आ जाए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी जमात का हो, लेकिन माशी पॉलिसियाँ जो हैं वो तब्दील ना हो, उसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, उसका तसलसल रहना चाहिए।
फिर ही हम जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी है वो इस रिसेशन से निकल सकती हैं, इन मुश्किलों से निकल सकती है। और मेरा ख़्याल है कि मूव फारवर्ड हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब ये धांधली का और इन सारी चीज़ों से बाहर निकलते हुए पॉजिटिव सोचते हुए इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अब हमने कर्ज़ों से कैसे अपनी जान छुड़ानी है, हमने अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, हमने अपनी इंपोर्ट को भी कैसे बेहतर करना है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी आइटम्स हैं। मेरा अगला सवाल ही ये था, क्योंकि आप दरामदाद से वाबस्ता हैं, तो फारूक भाई दरामदाद के ऊपर नज़र डालें तो गुज़िश्ता गवर्नमेंट्स ने 16 माह की और फिर ये अगले 16 माह आ गए, तो दो गवर्नमेंट्स के जो 2.5-3 साल हैं, जो 2 साल 2.5 साल हैं, इसके अंदर बहुत सारी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि तजारती खसारा कम कर लिया जाए। ये मुस्बत था, ये नेगेटिव, लेकिन आप लोगों ने इसे कहा कि गलत बात है, ऐसे मुल्क नहीं चलते, क्योंकि बरामद बाय दरामद बहुत ज़रूरी है, तो उन चीज़ों का प्रमोट किया जाए। तो आपको लगता है कि अब इन चीज़ों से निकल के, क्योंकि IMF का प्लान भी फिनिश होने वाला है, तो अब दोबारा अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल बिलाल, देखें ये एक होप जुड़ी हुई थी इन इलेक्शनों से। अब अल्लाह ने करम किया, ये सारा बेहतरीन हो गया, और हमें मिलकर PTI हो, नून लीग हो, जितनी भी हमारी सियासी जमातें हो, हमारी हैं, हमारा हम भी उनके ही हैं। मेरा नहीं ख्याल आप किसी भी रियल स्टेक होल्डर जो बिज़नेस कम्युनिटी के हैं उनसे आप बात करेंगे, वो किसी जमात का नहीं है, उसके वो इक्वलिटी है, उसके लिए तमाम अच्छे हैं। जो अच्छी बिज़नेस पॉलिसी देगा उसके लिए वो फेवरेबल गवर्नमेंट है। तो जहाँ तक इंपोर्ट की कदगन की बात है, हम पिछले 2 सालों से बात करते रहे कि उससे बड़ा लॉस हुआ, वो पॉलिसी ठीक नहीं थी, बिल्कुल उसका मुल्क को फ़ायदा नहीं हुआ, वो ट्रेड डेफिसिट को कम करने का राइट वे नहीं था। एट द इंपोर्ट स्टेज जो आपने टैक्स कलेक्शन करनी थी, आपने उसको भी ज़ाया किया। फिर आपने एक्सपोर्ट को इस सेंस में कम कर लिया कि जो आपकी इंपोर्ट हो के एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रही थी, वो आइटमें भी बैन होगी। आप उसको भी प्रॉपर वे से, आप अपने ऑर्डर जो आपने लिए उनको टाइम पे नहीं कर, उनको डिलीवर नहीं कर पाए, तो वो नुकसान हुआ। तो वो पॉलिसी बिल्कुल फेवरेबल नहीं थी। अभी नई गवर्नमेंट जो भी इंशाल्लाह आएगी, अल्लाह ताला वो बेहतरी मिला है, वो बेहतरी वाले मामलात हों, वो रियल स्टेक होल्डर्स को साथ बैठा के और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि ये मुल्क आगे जा सके। बहुत शुक्रिया फारूक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत डिटेल में बता रहे थे कि मैंडेट जिसे भी मिले उसकी हम इस हवाले से इज़्ज़त करते हैं कि अवाम ने मैंडेट दिया, जिसके पास ज़्यादा नशिस्तें हैं, जो भी जिसके साथ मर्ज़ी मिलकर गवर्नमेंट बना रहा हो। हमें ये देखना होगा कि मुल्क के लिए आगे बढ़ने के लिए जो 2-2.5 साल का सबसे पहला मुतालबा सबका था, आलमी क़ुव्वतों का था कि इलेक्शंस करवाए जाएँ, वो हो गए हैं। अब नताइज को तस्लीम किया जाए, आगे बढ़ा जाए, ताकि इस मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है, उस परवान चढ़ती हुई उस सूरत हाल को डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर लेके आए, एक मुस्बत रुझान बढ़ाया जाए, ताकि लोग कारोबार की तरफ, इन्वेस्टर बाहर निकल के अपना काम कर सकें। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारा ख़ास हुकूमत साजी के ऊपर, एक ख़ास मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू जारी है। मुख्तलिफ विनर कैंडिडेट्स हमने अपने साथ प्रोग्राम के अंदर गाहे बगाहे लिए। तो अब शेख शाहिद जुवैद साहब मौजूद, जो कि इलेक्शन सेल में हमारे साथ कामयाब होने के बाद कॉलर लाइन पे मौजूद थे, लेकिन बाकायदा तौर पर इनका इंटरव्यू रहता था। शेख शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, मुबारक हो आपको, क्योंकि PP 115 में एक बड़ा अपसेट भी आपने किया। कैसे देखते हैं कि शेख शाहिद 2013 में आते हैं, डिफीट होते हैं, 2018 में कुर्बानी देते हैं, 2024 में ये लगन है, ये कोशिश है जो आपने की, और 2018 के अंदर जो आपने विड्रॉ किया खुद और दूसरे की सपोर्ट भी की, फिर आपने 2024 में एक मेहनत के साथ उस हल्के में दोबारा आए। क्या देखते हैं, कितना मुश्किल वक्त था, और अब जीतने के बाद पोजीशन कैसे देखती हैं अपनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जीत से हमकिनार किया। मुश्किल वक्त नहीं था एक्चुअली। जो सियासत लोगों का, हर बंदे का सियासत में आने का एक मकसद होता है। मेरा मकसद सिर्फ इमरान खान का वो विज़न था, खिदमत खलक। और जब आप किसी आवाम की खिदमत करते हैं, लोगों की खिदमत, आपको सुकून मिलता है, तस्कीन मिलती है। तो जितना भी मेरा ये 13-14 साल का टाइम है, मैं एक दिन भी फेडअप नहीं हुआ अपनी इस कैंपेन से, क्योंकि मैं इसको एक जहाज़ समझ के, एक इबादत समझ के लोगों के काम करवा रहा था, लोगों से मिलता था। अदरवाइज़ उससे पहले तो हमारा हल्का अहबाब फैक्ट्री वाले हैं, हम आपस में ही बैठते थे। मुझे लोगों के मसाइल का तभी पता चला जब मैं उनमें गया, तो मुझे इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं महसूस हुई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 18 में जब मतलब पार्टी ने कुर्बानी दी, या मतलब पार्टी ने टिकट वापस की, तो उसके बाद वासा चेयरमैनशिप दी, और अल्लाह का शुक्र है वहाँ भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। खान साहब तक पहुँची बातें, हर चीज़
सबको पता है कि एक सिंगल पैनी भी वासा की खर्च नहीं हुई मेरे दौर में। तो अब टिकट मिला तो इसमें मेरा ख्याल है कि सबसे बढ़ के जो इमरान खान साहब वो कंपेन कर गए थे सारी। अवाम गुस्से में थी, अवाम चार्ज थी, हमें इलेक्शन को मैनेज करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस इलेक्शन को ना सिर्फ MPA लेवल पे, UC लेवल पे, बल्कि वार्ड लेवल पे जाके लड़ा है। हमने 2-2 वार्ड का ऑर्गेनाइज़र बना के इसको मैनेज किया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। अच्छा शेख साहब, कैसे देखते हैं कि एक वक्त था कि ये फैसलाबाद के अंदर पहली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपका नाम है, इस घर ने सबसे पहले गोल्डन डाइंग के नाम से यूनिट शुरू किया। लोग कहते हैं कि कारोबारी अफराद बोझ नहीं उठा पाएंगे, बहुत सारों ने नहीं उठाया। यू आर दी ओनली वन जो एज अ बिज़नेस कम्युनिटी से यहाँ इस पूरे दौर से गुजरे हैं। आप अब टप्पा के पाकिस्तान के भी चेयरमैन रहे, बहुत बड़ी नशस्त है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपने इंजॉय किया, फिर वासा के चेयरमैन रहे, वो भी इंजॉय किया। आवाम की, इंडस्ट्रियलिस्ट की मुश्किलात का तदारक तो हो गया था। क्या आपको लगता है कि पंजाब असम्बली एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि अपोजिशन में ही बैठ जाए? जैसे राना आफ्ताब ने कहा कि MP एक बहुत बड़ी बला है अगर वो अपने खुद आपको पहचान ले, तो आप ये सब शहर फैसलाबाद के बासियों की, बिज़नेस कम्युनिटी की, आम आवाम की, इन लोगों की नुमाइंदगी का हक अदा कर पाएंगे? देखिए, मैं आपने पहला जो सवाल किया था ना कि कितना मुश्किल है, मुझे अब मुश्किल नज़र आ रही है। पहले नहीं कोई मुश्किल थी, अब मैं जवाबदेह हूँ, अब लोगों की उम्मीदों पे मुझे पूरा उतरना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मुझे वासा के हवाले से जब ज़िम्मेदारी दी है, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। जो फैसलाबाद में इतना बड़ा पैकेज कभी नहीं मिला था हमें, इस टाइम वासा पहले से कई गुना बेहतर है, हमारे पास मशीनरी बहुत अच्छी है। तो इसी तरह हाँ, हम उसको पैरों पे नहीं ला सके, उसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए क्योंकि 1 अरब से ज़्यादा का ना दहिंदा था वासा। तो जहाँ तक बात है कि फैक्ट्री के हवाले से, देखिए जब आप कोई भी एक काम शुरू करते हैं और उसके पीछे आपकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बरकत डाली। अब मैं खौफज़दा हूँ कि मैं लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ और वो काम करूँ, और मेरा पैशन भी यही है कि लोग मुझे दिल से प्यार करें, ना कि मेरे शर से लोग मेरी इज़्ज़त करें, मेरी मोहब्बत से मेरी इज़्ज़त करें। आपका हल्का बड़ा ही ख़ास इसलिए है कि आपने जब आम आदमी की बात की तो सबसे ज़्यादा मजदूर तबका, और मैं लोअर मिडॉकर क्लास जो मिडिल क्लास है उसका नाम लूँगा, इलामा इकबाल कॉलोनी है, अक़लियती बरादरी बहुत बड़ी तादाद में आपके पास वारिसपुर में मौजूद है। तो इन लोगों के मसाइल बहुत डिफरेंट हैं, एक एक घर में 3-3, 4-4 ख़ानदान रह रहे हैं, पूरी हाउसिंग प्लानिंग की ज़रूरत है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी कॉलोनी है जो कि बहुत पुरानी आबाद हुई है, तो आपको ज़्यादा अब तो निचले सतह पे मसाइल का तदारक होना पड़ेगा, उनकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। बिल्कुल जी, नो डाउट के हमारे हल्के के लोगों के मसाइल दूसरे हल्कों की निस्बत मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात वो ही नहीं पूरी हैं यहाँ हमारे लोगों के पास। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, सियासी समझबूझ रखने वाले हैं और समझते हैं कि मामलात कैसे बेहतर होने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ मिलके जो गवर्नमेंट लेवल पे जो भी हमारे पास इख्तियारात हुए, इंशाअल्लाह पूरे का लाते हुए यहाँ काम करेंगे। इसके साथ साथ मेरी कुछ एक ज़ाती तौर पे है कि मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को इकट्ठा करके कुछ यहाँ प्राइवेट सेक्टर पे भी हम काम करें लोगों की डेवलपमेंट के लिए। शेख साहब, जब हल्के में जाएंगे डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जिन्होंने सपोर्ट नहीं की, कुछ ऐसे चेहरे होंगे जिन्होंने नहीं की, वो सबसे पहले जफ्फी डाल के मुबारकबाद दे रहे होंगे। लेकिन क्या लगता है आप कैसे लेके हल्के को चलेंगे, क्योंकि आप नुमाइंदा हैं उन तमाम लोगों के जिन्होंने वोट दिए, नहीं दिए, कैसे भी रहे, मुखालिफ दिए? देखें, सबसे पहले जफ्फी मुखालिफ को डालूंगा। जब मैं वासा चेयरमैन था ना तो कभी भी नहीं हुआ था, कभी किसी से पूछा नहीं था यार तुम कौन सी पार्टी हो। मुझे पता होता था कि ये दूसरी पार्टी के नाज़म आ रहे हैं, नायब नाज़मीन आ रहे हैं, तो उनका काम पहले होता था। मैंने अपने हल्के में एक और कंपेन का तरीका का रखा था। मैं जब निकलता था अक्सर मैं नून लीग वालों के ऑफिस पे जाके बैठ के गपशप लगाता था और लोगों को कहता था यार हर बंदे की अपनी एक एफिलिएशन है, अपनी बंदे की एक सोच है कि वो किस पार्टी के साथ है, लेकिन आप इकट्ठे रहने वाले हो। 8 तारीख के बाद फिर आपने इकट्ठे होना है, इतनी इंतहा पे ना जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मेरी इज़्ज़त करते हैं और मैं सबसे मिलूँगा इंशाल्लाह। कैसे देखते हैं, वासा के अंदर आप मौजूद थे तो आपके जो नुमाइंदगान यहाँ से मुंतखब MP MNS थे वो मुख्तलिफ रवैये इख्तियार किए हुए थे, उनमें से तो सिर्फ 2 रिपीट करके वापस आ रहे हैं, बाकी तो कोई आया ही नहीं है। अब जब हम देखें तो सिटी फैसलाबाद में कास्त्रो साहब के अलावा कोई भी एक नाम ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा हो। हल्के में लतीफ़ नज़र भी हैं, 2 नाम आ गए। जब हल्के में वापस जाएंगे, क्योंकि पहले मुझे याद पड़ता है कि वासा के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे थे, इस पूरे इलाके में पानी भर गया था, तो तमाम MP MNS और मिनिस्टर
रफू चक्कर हो गए थे। शेख शाहिद तब भी यहाँ आया था, क्या अब भी वैसे ही रिस्पॉन्ड बैक करेंगे पब्लिक को? कभी मुश्किल वक्त में आया या ये कहेंगे ये मेरा हल्का नहीं है, मेरा हल्का है, या पूरे शहर को नुमाइंदा होने का हक अदा करेंगे? देखें जी, नुमाइंदा तो मैं PP 115 का हूँ, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसी आफत आ जाती है जो कि हमारे शहर में, तो उसके लिए तो हर जगह पे भी जाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और दूसरी बात ये है कि जब ये जो मुझे याद है कि ईद उल अज़हा के एक दिन पहले बारिश हुई थी और वो कचरा गोबर वो सब कुछ एक एक गली में हमें 4-4 दफ़ा गाड़ियाँ भेज के सफाई करवानी पड़ी। और वो मेरी ईद के 3-4 दिन मैं इन्हीं सड़कों पे रहा, मेरे साथ मेरे दोस्त लोगों ने फिर ख्याल किया उन दिनों का? लोगों ने बिल्कुल, ये मेरा एरिया सबसे बढ़ के, और लोगों ने उसकी मतलब रिटर्न बैक हुआ है मुझे। शेख साहब, आखिरी सवाल बड़ा मुख्तसर सा जामिया सा जवाब दे दीजिएगा। कोई ऑफ़र आई होगी या आए, ये प्रेशर आए या कोई बहुत बड़ी ऑफ़र दे दी जाए मिनिस्ट्री की कुछ, तो जाने वाले तो नहीं? सर, मुझे एक कॉल आई थी और बाई चांस मेरे कुछ दोस्त भी बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने कहा यार पैसा तो शेख शाहिद को नहीं खरीद सकता, आप अरब 2-4 अरब रुपया रखोगे, मैं थूकूंगा भी नहीं उधर। और जहाँ तक बात है, फिर उन्होंने मेरे से बात की कि कोई मिनिस्ट्री वगैरह, जो इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे एज MP दी है वो मिनिस्ट्री में नहीं हो सकती। इमरान खान की छत के नीचे रहूँगा और इंशाल्लाह इसका ही साथ। बहुत शुक्रिया शेख शाहिद, हम हमारे साथ मौजूद थे। बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि हल्के के मसाइल जो हैं फिंगर टिप्स पे हैं। बिल्कुल हम शाहिद हैं कि ये ऐसे शख्स नहीं थे जब यहाँ आफत कोई मसाइल आए, बारिश हुई, लोग पानी के अंदर निकासी आप के मसाइल के साथ डूब गए, तो शेख साहब ने हमें कॉल की कि मीडिया वहाँ मौजूद हो हमारे साथ, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि मैं भागा नहीं हूँ। मैं वहाँ के मुतलका MP MNA के मैंने आज मैं बताता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं था, ऑन द रिकॉर्ड कर देता हूँ कि इन्होंने कहा, मैंने कहा मुतलका MP MNA नहीं उनका, उनको छोड़ें, मैं मौजूद हूँ, मुझे बताएं कहाँ जाना है, किसका मसला मैं हल करने के लिए तैयार हूँ। ये वो चीज़ है और मैं पुरुमीद भी हूँ कुछ पॉजिटिविटी के लिए कि बहुत सारे अच्छे फेसेस जा रहे हैं। बिला शुबा अगर अपोजिशन में बैठते भी हैं तो अपने शहर की नुमाइंदगी का हक अदा करने के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए बोल ज़रूर सकते हैं। अब आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।